ये जो ऑरेंज वाले एरोज हैं, सॉरी ये जो ऑरेंज वाले एरोज हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये साइड वाले स्प्रिंग्स स्ट्रेच हुए थे तो वो इसके ऊपर पुलिंग फोर्सेस लगा रहे हैं। ऐसे यहां पे मैंने आपको स्प्रिंग्स दिखाए नहीं, लेकिन ऑब्वियसली लिक्विड मॉलिक्यूल्स सारे में है, वो मैंने आपको बस दिखाया नहीं। तो यहां पे पास वाले सरफेस के पास वाले जो स्प्रिंग्स है ना, वो एक्सटेंडेड होंगे, वो पुलिंग फोर्स लगा रहे होंगे। मैं ऐसे सोचता था कि ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी सॉलिड के कारण, तो उसका तो मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सॉलिड के कारण जो फोर्स लगती है उसको तो एडिसिव फोर्स बोलते हैं ना, मैं तो सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं। और मैं क्वेश्चन देखता था तो वो जो सॉलिड के कारण फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला जो है सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से बराबर लगता था मुझे। तो ये क्या हो रहा है? तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर बाकी लिक्विड की वजह से कैसी फोर्स लगने वाली है? भाई ऑब्वियसली पुलिंग फोर्स लगने वाली है। और ध्यान दो यहां पे, जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से जेई सेंचुरी सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम ले रहे हैं सरफेस टेंशन वाला टॉपिक। रियली बहुत सारे बच्चे मुझसे सरफेस टेंशन के बारे में डाउट्स पूछते हैं, और मैं अगर अपनी बात करूं ना यार, तो जब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मतलब ये ऐसा टॉपिक था जिसमें फिजिकल फील जो है सबसे कम आती थी मुझे। और इनफैक्ट ना सिर्फ फिजिकल फील, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसमें कंफ्यूजन होती थी। तो मैं ये दोनों चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करता हूं मैं इस डायग्राम से, जो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, और ये डायग्राम जो है क्या बताना चाह रहा है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले देखो, इसको देख के तुम्हें क्या फील आ रही होगी? तुम्हें इसको देख के ऐसे फील आ रही होगी कि एक मॉलिक्यूल, लिक्विड का एक मॉलिक्यूल जो बल्क में है, मतलब उसकी वॉल्यूम के अंदर है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? चारों तरफ से या फिर हर तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है। जबकि एक लिक्विड का मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, क्योंकि उसके ऊपर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है नहीं, केवल गैस है, वो वाली फोर्सेस हमने दिखाई नहीं, इवन दो उससे भी कुछ फोर्सेस लगेंगी। लेकिन जो लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस है, उस सरफेस पे है, उस पे लिक्विड क्योंकि केवल नीचे है, तो उस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होंगी केवल नीचे की तरफ लग रही होंगी। तो इफेक्टिवली ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है ना, नीचे जाना चाह रहा है। लेकिन इस स्लाइड के बारे में, इस डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा और डीपली सोचना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोचना चाहता हूं कि जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए अगर ये लिक्विड हमारा रेस्ट पे है। क्लियरली अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो कोई भी इसका जो सरफेस मॉलिक्यूल होगा उस पे भी नेट फोर्स जीरो ही होनी चाहिए। लेकिन इस डायग्राम को देख के तो यार ऐसा नहीं लग रहा है। इस डायग्राम को देख के तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है। तो क्या एग्जैक्टली हम बोलना चाह रहे हैं? हम आगे की स्लाइड्स में थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे स्लोली। ऐसे डायग्राम से स्टार्ट, हम बेसिकली ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें पक्का पता है, ठीक है? थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि एक लिक्विड जो है कंटेनर में है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या क्या हम पक्के से जानते हैं। यहाँ डायग्राम देखो, इस डायग्राम में तुम नोटिस करो, ऑब्वियसली मैंने जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे सरफेस आप जनरली ड्रॉ करते हैं या फिर लिक्विड को मान लो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, वो सब नहीं दिखाया। मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये जो आपको डॉट 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 दिख रही है, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। एक स्कीमेटिक देना चाह रहा हूं मैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं किस तरह से अरेंज होने चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि मुझे फिजिकली फील हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है लिक्विड में। यहां नोटिस करो, नीचे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में जो गैप है, जैसे जैसे तुम ऊपर आ रहे हो वो गैप इंक्रीज कर रहा हूं मैं। या दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ऊपर हम आ रहे हैं ना, वैसे वैसे लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो इलास्टिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें याद होगा, अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही होगी, यानी कि डेंसिटी कम हो रही होगी। वो मैं दिखा रहा हूं कि इनके बीच में जो गैप है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। मैं जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ना फील करने के लिए ऐसे इमेजिन करता हूं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रिंग लगे हुए, क्योंकि तुम जानते हो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मॉडल आपके पास है उसको रफली आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कुछ इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है। अगर उस सेपरेशन से कम हम करने की कोशिश करते हैं, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ऐसा ही स्प्रिंग में भी होता है। क्वालिटेटिवली हमें भी इक्वेशन से मतलब नहीं, हम बस फील करना चाहते हैं। ऐसे अगर दो मॉलिक्यूल्स को मैं दूर दूर लेके जाना चाहूंगा, तो जैसे जब स्प्रिंग एक्सटेंड होता है तो पुलिंग फोर्स लगाता है। ऐसे ही होगा, दो मॉलिक्यूल्स को अगर दूर दूर लेके जाओगे ना, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। जस्ट वैसे ही जैसे स्प्रिंग एक्सटेंड होने पे पुलिंग फोर्स लगाने लगता है। तो मैं चाहता हूं तुम एक्चुअली ऐसे विजुअलाइज करो कि भाई यहां पे कुछ स्प्रिंग्स हैं, यहां पे भी कुछ स्प्रिंग्स हैं, एंड ऑब्वियसली यहां पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी केवल वर्टिकल वालों के बारे में बात करते हैं।
मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर की वजह से, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से ये स्प्रिंग सारे थोड़े थोड़े कंप्रेस्ड हैं, लेकिन डेफिनेटली नीचे स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस्ड है, यहां पे स्प्रिंग थोड़े कम कंप्रेस्ड है अभी भी, बिकॉज ऊपर से प्रेशर लग रहा है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो नोटिस करें नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको यही जो स्प्रिंग वाला मॉडल है ना वो दिखाना चाह रहा हूं एक सरफेस के छोटे से पार्ट के लिए। ठीक है, बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल, लेकिन एक मॉलिक्यूल का मैं बोलता हूं चलो छोटा सा एक पार्ट ले लेता हूं सरफेस का। मैं एनालाइज करना चाहता हूं कौन कौन सी फोर्सेस पे लग रही होंगी और न्यूटन्स लॉज के हिसाब से मैं क्या बोल पाऊंगा। अगर लिक्विड रेस्ट है डेफिनेटली नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी जरा देखते हैं। देखो पक्की बात है जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि जो लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के कारण लग रही है, उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़े, इसके अलावा क्या क्या फोर्स लग रही हो। पक्की बात है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कुछ फोर्स लगेगा और इसका कुछ वेट होगा छोटा सा, वो भी लगेगा। वो दोनों फोर्सेस के ऊपर डाउनवर्ड होंगी। तो तुम खुद ही सोचो यार, अगर ये मॉलिक्यूल के ऊपर ये फोर्सेस लग रही होंगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा। तो फील नहीं हो रहा इन फोर्सेस की वजह से ये मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा नीचे जाना चाहेगा, और अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे जाना चाहेगा तो यहां पे जो स्प्रिंग्स है उनमें क्या होगा, क्या हम विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे, क्या ऐसा ही कुछ नहीं होगा जो मैंने ड्रॉ किया। ऐसा होगा ना, इन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे जाना चाहेगा बल्क की तरफ, लिक्विड के वॉल्यूम की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाएगा, जबकि ये वाले स्प्रिंग जो थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देते हो तो पुशिंग फोर्सेस लगाता है, यानी कि ये वाला जो स्प्रिंग है इसको आप अपवर्ड पुश करने लग जाएगा। अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो पुलिंग फोर्सेस लगाता है, यानी ये जो साइड वाले स्प्रिंग्स है ये आप पे पुलिंग फोर्सेस लगा रहे होंगे। जो हमने पहली स्लाइड देखी थी, देखो ये वाली स्लाइड, इसमें नोटिस करो आपको दिखाया हुआ है सारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, वरना तो न्यूटन्स लॉज ही वैलिड नहीं रहेंगे ना भाई। हम जानते हैं कि अगर फाइनली ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे आ रहे हैं तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है तो नीचे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होगी, वो ऊपर रिपल्सिव ही होगी डेफिनेटली। ये जो फोर्सेस का डायग्राम है, फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, इसी को थोड़ा और अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड। नोटिस करें यहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया। देखो ये जो ऑरेंज वाले एरोज हैं, सॉरी ये जो ऑरेंज वाले एरोज हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये साइड वाले स्प्रिंग्स स्ट्रेच हुए थे तो वो इसके ऊपर पुलिंग फोर्सेस लगा रहे हैं। ऐसे यहां पे मैंने आपको स्प्रिंग्स दिखाए नहीं, लेकिन ऑब्वियसली लिक्विड मॉलिक्यूल्स सारे में है, वो मैंने आपको बस दिखाया नहीं। तो यहां पे पास वाले सरफेस के पास वाले जो स्प्रिंग्स है ना वो एक्सटेंडेड होंगे, वो पुलिंग फोर्स लगा रहे होंगे, जबकि एकदम इसके नीचे वाले अगर स्प्रिंग्स में देखें तो वो इसके ऊपर वो थोड़े से स्प्रिंग्स कंप्रेस्ड होंगे, इसलिए वो पुशिंग फोर्स लगा रहे होंगे या फिर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। और अब तुम देखो इस मॉडल में मैंने जो फोर्सेस ड्रॉ किए, न्यूटन्स लॉज यहां पे आपके वैलिड हो रहे हैं। आप नोटिस करें नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर 0 है, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस की बात करते हैं। देखो वाई एक्सिस पे ये वाली फोर्स लगी हुई है, उसके अलावा नीचे से जो डेफिनेटली ये देखो ये वाले दो फोर्सेस है ना, इनका भी कुछ वाई कंपोनेंट आएगा थोड़ा सा डाउनवर्ड, लेकिन मेजरली ये वाली फोर्सेस है जिनका वाई कंपोनेंट आ रहा है अपवर्ड्स। तो एज अ नेट वाई डायरेक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है, मैंने आपको दिखा दी अपवर्ड्स, जो कि इसको बैलेंस करेगी। लेकिन जो साइड वाली फोर्सेस लग रही है वो अट्रैक्टिव है, पुलिंग वाली फोर्सेस, क्योंकि ये वाले स्प्रिंग स्ट्रेच होना चाह रहे थे। यार एक और चीज है, मैंने जो यहां पे बोला ना स्ट्रेच होना चाह रहे थे, 2 फैक्टर्स है स्ट्रेच होने के लिए। आप बस सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल अंदर जाता है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होते हैं। इवन जब ये लिक्विड इवेपोरेट करना चाहेगा, इवेपोरेट करने का क्या मतलब है कि गैस जो इसके आसपास है या कोई भी और रीजन से अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ के भागना चाहेगा। तो सोचो अगर ये थोड़ा सा भी आगे इवेपोरेट होने की कोशिश कर रहा है तो फिर से ये जो साइड वाले स्प्रिंग्स है आपके वो भी फिर से एक्सटेंड ही होंगे, मतलब कि ये मॉलिक्यूल चाहे नीचे जाए ऊपर आए, साइड वाले स्प्रिंग्स तो एक्सटेंड ही होंगे। तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर पुलिंग फोर्स ही लगा रहे होंगे। वो मैं आपको दिखा रहा हूं हॉरिजॉन्टल वाले जो है ग्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि सरफेस के पैरेलल 2 फोर्सेस लग रही हैं पुलिंग। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन मैं एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं इनके नेचर पे फोकस करना चाहता हूं। किस तरह की फोर्सेस हैं, पुशिंग है या पुलिंग है। अभी हमने डिस्कस किया ये पुलिंग फोर्सेस हैं, ये स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट दे रही है। तुम नोटिस करो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, 3 पॉसिबिलिटी से हो सकता है। या तो मैं पुलिंग फोर्स से लगाऊं तब नेट 0 हो,
या पुशिंग लगाऊं तब नेट जीरो हो, या फिर कुछ भी ना लगाऊं तब भी नेट जीरो हो। अगर पुलिंग लग रही होंगी तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी, लेकिन आपकी सरफेस जो है ना एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रेचिंग इफेक्ट आ जाएगा उसमें। जबकि ऐसे पुशिंग होगी तो आपकी सरफेस में, अगर होती पुशिंग है नहीं यहां पे, लेकिन अगर होती तो सरफेस में आपका कंप्रेशन वाला इफेक्ट आ जाता, टेंशन नहीं होता। और अगर कुछ भी नहीं होता तो आपके सरफेस में ना स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट आता ना ही कंप्रेशन वाला, लेकिन हो कौन सा रहा है, ये वाला। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि एक लिक्विड की जो सरफेस है उस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर जाना चाह रहे हैं, इस वजह से क्या इफेक्ट आ जाता है, लिक्विड की मॉलिक्यूल एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह बिहेव करने लगती है। या फिर सोचो जैसे बलून है, मान लो बलून को मैं फुला रहा हूं, तो बलून को फुलाओगे तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसकी सरफेस पे कोई भी पार्ट होगा वो स्ट्रेच होने की टेंडेंसी में रहा होगा, है ना, क्योंकि आपने उसको एक्सटेंड किया, आपने उसको फुला दिया है, आपने उसकी वॉल्यूम के उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन से उससे ज्यादा करने की कोशिश करी, इसीलिए उसके अंदर भी पुलिंग फोर्सेस आ गई। वैसी ही कुछ बात करो। हमें समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन का नेचर क्या होता है, किस वजह से सरफेस टेंशन आती है, ओरिजिन क्या है, हमने समझा दिया। अब सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन। यहां पे नोटिस करें, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इसके साइड वाले स्ट्रेचिंग फोर्सेस लगा रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक 3 डायमेंशनल, थोड़ा इमेजिन करो, यहां पे एक कंटेनर में लिक्विड है और मैं उसकी सरफेस पे कोई एक लाइन इमेजिन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है बेटा यहां पे कि कुछ रखा हुआ है फिजिकली, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं अपने माइंड में एक लाइन में क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी स्ट्रेचिंग के कारण। मैं जानता हूं नेट फोर्स तो जीरो होगी, लेकिन कैसे लग रही होंगी फोर्स। तो मैं जानता हूं कोई भी मॉलिक्यूल यहां पे है, उसमें दोनों साइड से स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है। एक और मॉलिक्यूल आएगा तो और स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है। इस लाइन की लेंथ जितनी होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ऊपर, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर उतनी ज्यादा ऐसे स्ट्रेचिंग फोर्सेस लग रही होंगी। मान लेते हैं एक साइड की स्ट्रेचिंग फोर्स है F, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी, उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी, यानी इस लाइन की जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है दोनों साइड की, नेट जीरो है, लेकिन एक साइड पे जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और अगर फोर्स और लेंथ प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं फोर्स बाय लेंथ, ये रेशियो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। बेटा इसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं सरफेस टेंशन, जिसको मैं लिख रहा हूं T। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बोलते हैं T इक्वल टू F बाय L, ऐसा नहीं है हम बस कुछ रैंडम कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, हम फिजिकली ये बात कर रहे हैं कि इस फोर्स के ऊपर इस लाइन पे जितनी फोर्स लगेगी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर लेंथ के प्रोपोर्शन। मैंने डिफाइन कर दिया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की फोर्स के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया है उससे आपको 2 चीजें डेफिनेटली याद रखनी है। आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो ये बात ध्यान में रखें कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगती है ना, पहली बात पक्का वो पुलिंग होती है नेचर, पुशिंग फोर्स नहीं लगती। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल टू सरफेस होती है। तुम समझ रहे हो, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है, सरफेस टेंशन का मतलब ये वो वाली फोर्स जो सरफेस के पैरेलल आ रही। ये दोनों पॉइंट्स अगर आप समझ जाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, एक और बात है, नोटिस करो यहां पे कि ये जो लाइन है इसके ऊपर अभी दोनों साइड से पुलिंग वाली जो फोर्स है नेट जीरो हो जा रही है। यार ये बहुत ही बोरिंग केस है ना, क्योंकि दोनों साइड से नेट फोर्स जीरो हो गया, कुछ इंटरेस्टिंग बचाएंगे। इसीलिए जो है ना तुम्हारे सिलेबस में तुम नोटिस करो जो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ना वो ऐसे केसेस में बनेंगे जहां पे दोनों फोर्सेस कैंसिल ना हो। कहां पे नहीं होगी कैंसिल भाई? अगर ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये वाली फोर्सेस, मान लो एक ही साइड पे फोर्स हो दूसरी साइड पे हो ही ना, वो कहां पे होगा? बाउंड्री पे, जहां पे लिक्विड और सॉलिड की बाउंड्री है। तुम सोचो यहां पे जो बाउंड्री है उसमें केवल एक साइड लिक्विड है, तो उस बाउंड्री पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हो रही होगी वो तो केवल एक ही साइड लग रही होगी। ठीक है, दूसरी साइड से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, एडहेसिव फोर्स लेंगे। इसलिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक तो बनती है इस बाउंड्री पे। दूसरा, अगर दोनों साइड से फोर्स लग रही है तो कब कैंसिल नहीं होगी? अगर उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री ना हो, यानी सरफेस अगर आपकी फ्लैट ना हो। तो इसलिए दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स कब बनते हैं? आप याद कर रहे हैं, ड्रॉप्स, बबल्स, जब आपकी सरफेस कर्व्ड हो जाए,
क्योंकि अगर कर्व सरफेस हो जाएगी तो कोई भी पार्ट पे आप देखोगे, कोई भी छोटा सा साइज ले हुए यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्सेस बनाओगे दोनों साइड, वो दोनों के बीच में अब एंगल 180 डिग्री नहीं रहेगा। तो मैं ये समझा रहा हूं, इसी कारण से आपके सिलेबस में जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है वो इन दोनों केसेस के हैं, या तो जहां पर लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस आ रहा है, बाउंड्रीज, या फिर जहां पर लिक्विड की सरफेस कर्व। अच्छा, इससे मुझे एक और बात ध्यान है, क्या जब भी लिक्विड और सॉलिड की बाउंड्री आती थी ना, जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन में कंफ्यूजन होती थी, और मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि समझो इस बात को कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जो है ना, केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे लगाते हैं। अब मैं यहां क्यों कंफ्यूज होता था, क्योंकि मैं सोचता था कि भाई ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी, मैं ऐसे सोचता था कि ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी सॉलिड के कारण, तो उसका तो मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सॉलिड के कारण जो फोर्स लगती है उसको तो एडिसिव फोर्स बोलते हैं ना, मैं तो सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं। और मैं क्वेश्चन देखता था तो वो जो सॉलिड के कारण फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला जो है सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से बराबर लगता था मुझे। तो ये क्या हो रहा है, मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें आपका एक लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस आ रहा होगा, जैसे कि सोप फिल्म में होता है, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं या तो सॉलिड का या फिर लिक्विड का, एक बात कर लें बस, जिससे आपको कंफ्यूजन हट जाएगी। आप माने कि जो आपका सॉलिड है ना, उसके साथ एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इसके एकदम बगल में है ना, एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ चिपकी हुई है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, उसको जो है ना अपने वायर के साथ यानी सॉलिड के साथ मानो जब फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ। तुम नोटिस करो, मैं सिर्फ एक लेयर की बात करूं तो ऑब्वियसली हमने मास चेंज नहीं किया ज्यादा सिस्टम का, ठीक है, थोड़ा सा बस इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये करने से लॉजिकली अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर मैं सोप फिल्म को देख रहा हूं तो सोप फिल्म केवल ड्रॉ करता हूं, फिर नीचे मैं सॉलिड वायर को देख रहा हूं तो सिर्फ सॉलिड वायर ड्रॉ करता हूं, लेकिन साथ में मैं मान लेता हूं यहां पे इसी सिस्टम में जो इसके साथ लेयर मॉलिक्यूल्स है वो उसको उसी के साथ चिपका देता हूं। अब तो नोटिस करो, अगर मुझे जानना है वायर के ऊपर फोर्स कितनी किस डायरेक्शन में लग रही है सरफेस टेंशन के कारण, अब तो देखो भाई इधर भी लिक्विड है इधर भी लिक्विड है, तो अब जो फोर्स आ रही होगी वो सरफेस टेंशन वाली होगी। अब मुझे एडिसिव फोर्स के कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मुझे वायर पे फोर्स निकालनी है तो ये वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऊपर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स तो हमेशा पुलिंग ही होती है, तो ऑब्वियसली वायर के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही होगी। और अगर वायर के ऊपर अपवर्ड लग रही है तो लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ से ऑब्वियसली डाउनवर्ड लग रही होगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले, उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये होंगी फोर्सेस की डायरेक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द सोप फिल्म एज वेल एज ऑन द वायर। मैं आगे आपके जो स्टैंडर्ड केसेस है ना सिलेबस में, उन सब में जहां पे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ गई, उनको डिस्कस करने वाला। जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं कैपिलरी प्रॉब्लम। हम बोलते हैं ना कि भाई कैपिलरी में लिक्विड जो है क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स उसको ऊपर उठा के लेके जा रही है। कैसे उठा के लेके जा रही है? कि हम ऐसे बोलेंगे, देखो सिर्फ सॉलिड के बारे में सोचो, मैं जो ना सॉलिड को थोड़ा वाइड कर देता हूं, ये जो पिंक लाइंस है ये आपकी टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री दिखा रही है। लेकिन इमेजिन करो यहां पे लिक्विड का सॉलिड के साथ जो कॉन्टैक्ट है ना, सर्कुलर ऐसे सर्कमफ्रेंस होगा, तो वहां पे मानो कि एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर इस सॉलिड के साथ चिपकी हुई है। मतलब ऑब्वियसली वहां पे कोई ना कोई तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में होंगे ना, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैं क्या करूंगा, वो वाली जो लेयर है जो जस्ट उसके साथ कांटेक्ट में सॉलिड के साथ, उसको सॉलिड के साथ ही फ्री बॉडी डायग्राम दे दूंगा। अब लॉजिकली मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नीचे वाला अगर मैं केवल लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं वो भी बना सकता हूं। ये देखो मैं सिर्फ लिक्विड दिखा रहा हूं। और अब देखें, हमारे लिए फोर्स की डायरेक्शन को इमेजिन करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं जानता हूं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस टेंशन की फोर्स के कारण पुल करते हैं सरफेस के टेंजेंशियल। तो डेफिनेटली ग्रीन में जो मैंने लिक्विड दिखाया है इसके ऊपर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जो है बाउंड्री पे कैसे आ रही होगी, पुलिंग फोर्स आ रही होगी, टेंजेंशियल अपवर्ड्स। और इन्हीं फोर्सेस के कंपोनेंट लेके तुम बोल देते हो कि ये फोर्स जो है इस लिक्विड को ऊपर उठा के ले जा रही है। नोटिस करो यहां पे मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वो जो कंसेप्चुअल कंफ्यूजन होती है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं।
एक और केस देखते हैं, आपने देखा होगा ड्रॉप वाला केस, ठीक है। तो इस ड्रॉप के केस में, ठीक है, ये कंप्लीट ड्रॉप है, मान लो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक लेफ्ट एक राइट, सिर्फ राइट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो ये जो राइट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि राइट पार्ट के ऊपर लेफ्ट पार्ट कितनी फोर्स लगा रहा होगा सरफेस टेंशन के कारण। यहां तो कोई लिक्विड सॉलिड वाला कंफ्यूजन भी नहीं है, तो पूरा ही लिक्विड है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्लियरली मैं बोलूंगा कि यहां पे ये जो आपका सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, यहां पे दोनों पार्ट्स आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहीं पे फोर्स लगेगी। और कितनी फोर्स लगेगी, सॉरी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मैं जानता हूं सरफेस टेंशन के कारण फोर्स पुलिंग होती है, तो राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, अर्थात इस तरीके की फोर्स लग रही है। और आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं जानता हूं सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जो होगी वो होगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और आपकी बाउंड्री की लेंथ क्योंकि 2πr होगी तो लिख सकते हो उसको t इंटू 2πr। वंस अगेन मुझे यहां पे अभी वैल्यू में नहीं, केवल डायरेक्शन में इंटरेस्ट। एक और केस देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से एक स्फीयर है, वो एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेईई में आए हुए हैं, मैंने देखो तुम्हें रेडियस दिया हुआ है, और यहां पे नोटिस करो जहां पे सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे मैं कांटेक्ट एंगल भी दिखा रखा है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कांटेक्ट एंगल जो है ना वो 0 डिग्री है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाऊं। तो देखो इस सॉलिड के फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चीजें जो पक्का क्लियर है अपने को, वेट मुझे पता है कैसे आएगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी मुझे पता है अपवर्ड होगी। अब मैं सोचूंगा यहां इस सॉलिड पे जो बाउंड्री है उस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कारण जो फोर्स लग रही होगी वो कैसी होगी, जो बाउंड्री वाली चीज है, सर्फेस टेंशन वाली फोर्स है, वो कौन सी डायरेक्शन होगी। देखो मैं इनकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये तो सब बच्चों को क्लियर ही होता है क्या है, किस डायरेक्शन में और वैल्यू क्या है। मैं केवल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं। पहले सिर्फ सॉलिड को बना लेते हैं, ठीक है, सिर्फ सॉलिड स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे मैं डिटरमाइन करता हूं सरफेस टेंशन की फोर्स, मैं मान लेता हूं इस सॉलिड स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में उस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड कर लेता हूं जो इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, ये आगे वाले और ये पीछे वाले। और अब लिक्विड को अलग बनाता हूं, सॉरी लिक्विड को थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, लिक्विड को अलग बना देते हैं। तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर बाकी लिक्विड की वजह से कैसी फोर्स लगने वाली है, भाई ऑब्वियसली पुलिंग फोर्स लगने वाली है। और ध्यान दो यहां पे तुम्हें हो सकता है देख के लगना रहा हो, लेकिन प्लीज नोटिस यहां पे मैं कांटेक्ट एंगल 0 वाला केस लेने वाला हूं। तो आपको रियलाइज हो गया होगा अगर ये एग्जैक्टली मिडिल में है, ठीक है, मैं ये जो कांटेक्ट है ना मैं मान रहा हूं एग्जैक्टली इसके इक्वेटर पे आ रहा है, एकदम मिडिल में, यानी कि एकदम आधा स्फीयर जो है ना आपका पानी के अंदर है, जस्ट मैथ सिंपल रखने के लिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहां पे जो आपकी टेंजेंट होगी सरफेस के वो वर्टिकल हो चुकी होगी। तो कांटेक्ट एंगल 0 मतलब टेक्निकली वहां पे सरफेस आपकी जो है ना एग्जैक्टली वर्टिकल हो चुकी है। तो अगर पुलिंग फोर्स निकालनी है, पुलिंग फोर्स बनानी है और सरफेस के पैरेलल, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे पुलिंग फोर्स जो आएगी वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड आएगी, ठीक है, नीचे वाला लिक्विड इसको अपनी तरफ पुल करेगा और सरफेस के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपकी फोर्स होगी सरफेस टेंशन के कारण। और कितना वैल्यू होगा, फिर से पूरी बाउंड्री आपकी 2πr है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड्स t इंटू 2πr। एक और केस में आपको दिखाने वाला हूं, एक्चुअली जेईई मेन में तो नहीं बट जेईई एडवांस में केस है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन में कैसे होगी। देखो वो वाला केस है, इमेजिन करो एक मेडिसिन ड्रॉपर, जैसे आई ड्रॉप्स हम लेते हैं ना, तो उसमें आपके पास एक ट्यूब आती है, उसमें आप ऐसे पुश करते हैं तो लिक्विड निकलता है और यू कैन पुट द लिक्विड इन योर आईज। ये वो वाला केस है। तो आप सोचो मैं इसको मैं पुश कर रहा हूं दवाई को, वो ड्रॉप गिरने से पहले कुछ एक साइज की बनती है ना, इमेजिन करो मैं किसी का आई ड्रॉप्स दे रहा हूं तो मैं पुश करूंगा पीछे से, वो पहले ड्रॉप नीचे निकलेगी, साइज इंक्रीज होगा और कुछ टाइम बाद वो गिर जाएगी। तो मैंने वही ड्रॉप आपको दिखाई है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये जहां पे आपकी कांटेक्ट में आ रही है सॉलिड के साथ, वहां पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जो इस पे किस डायरेक्शन में होगी, कैसे निकालें, फिर से वही करेंगे। मैं सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और सॉलिड में एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे चिपकी हुई इंक्लूड कर लेता हूं। फिर मैं नीचे आपका लिक्विड ड्रॉप बना रहा हूं। अब मैं जानना चाहता हूं इस लिक्विड ड्रॉप पे
ऊपर जो सॉलिड है जिसके साथ एक लेयर चिपकी हुई है, इस सॉलिड ड्रॉप पे ऊपर उन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण या उस सॉलिड के कारण फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? मैं जानता हूं सरफेस टेंशन की फोर्स पहली बात पुलिंग होती है, सरफेस के पैरेलल होती है, अर्थात इसको ऊपर वाले पुल करेंगे अपनी तरफ। और बेटा मैंने केवल दो साइड से ड्रॉ किया, इमेजिन करो एक सर्कुलर बाउंड्री है, तो एक्चुअली ये हर तरफ से हो रहा होगा, ठीक है, सारी ही डायरेक्शन से हो रहा होगा। इनफैक्ट तुम समझ जाओगे कि यही जो सरफेस टेंशन फोर्स जो आ रही है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गए, इसी का जो वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट है वही इस मेडिसिन ड्रॉप के वेट को बैलेंस कर पा रहा होगा। तभी तो ऐसा होता है ना, हम उसको पुश करते हैं, कुछ देर तक तो ड्रॉप वहां चिपकी रहती है, फिर बाद में गिरती है, क्योंकि एक टाइम बाद क्या होगा, इसका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि सरफेस टेंशन की फोर्स जो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन पॉइंट यहां पे अपने को क्लियर होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो ऐसी क्यों आ रही है। और अब लास्ट में मैं एक बहुत सिंपल सा और बहुत बार जो पूछा जाता है जेईई मेन में कॉन्सेप्ट, सरफेस एनर्जी से रिलेटेड, जब ड्रॉप्स, कोई लिक्विड ड्रॉप जो है मान लो ब्रेक हो तो हमें कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, या फिर लिक्विड ड्रॉप जब स्पॉन्टेनियसली कंबाइन होती है, ठीक है, मान लो कुछ ड्रॉप्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली जब कंबाइन हो जाते हैं, और क्यों कंबाइन हो जाती है हम जानते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है सरफेस टेंशन के कारण अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो जब आप मिला के बड़ी ड्रॉप बना लेते हो तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। लेकिन मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मान लो अगर मेरे पास कैपिटल एन ड्रॉप्स हैं, सारी रेडियस स्मॉल आर की, ये कंबाइन हो गई, कंबाइन होने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनी, मैं जानना चाहता हूं इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। और क्यों एनर्जी रिलीज हुई होगी? क्यों आपको याद होगा सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बेटा सरफेस एनर्जी होती है U इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ए का मतलब है भाई यहाँ पे सरफेस एरिया। तो अभी भी मैंने तुम्हें बोला है इनिशियल से फाइनल में जाने में एरिया कम होगा, यानी सरफेस एनर्जी कम होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना, वही मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं मान रहा हूं यहां पे हमें सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और क्या चाहिए, रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिवन है। कैसे हम निकालें? तो मैं बोलूंगा भाई पहली बात, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कंजर्व रहनी चाहिए, तो इनिशियली जो वॉल्यूम है और फाइनल जो वॉल्यूम है उसको इक्वल करके हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली मुझे डेंसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बोला था स्मॉल आर गिवन है, ठीक है, तो मैं इनिशियल रेडियस गिवन है, फाइनल रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूंगा इनिशियल वॉल्यूम थी आपकी n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दिस सेम एज फाइनली एक ही ड्रॉप बन जाएगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब तुम देख सकते हो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ रही होगी भाई n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये कैपिटल आर की वैल्यू है। तो मेरे पास इनिशियल सरफेस एरिया तो था ही, अब फाइनल सरफेस एरिया भी आ गया। कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, क्यों? क्योंकि फाइनली सरफेस एनर्जी कम हो गई। तो मैं बोलूंगा भाई एनर्जी जो रिलीज हुई होगी, जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कितनी आ रही होगी? वो आ रही होगी इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी। इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी? n ड्रॉप्स है ना, तो n ड्रॉप्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स। और फाइनल एनर्जी कितनी आएगी? फाइनल एनर्जी में लिख सकता हूं सरफेस टेंशन इंटू फाइनल एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस आपका काम हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ कॉमन टर्म्स आ रही होंगी यहां पे, उनको मैं बाहर निकाल लेता हूं। मुझे दिख रहा है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन कॉमन होगा, क्या बचेगा? यहां से बचेगा कैपिटल एन, और बेटा यहां पे नोटिस करो इसकी वैल्यू मैं डालूंगा तो आएगा n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो मैं बाहर ले चुका हूं कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे? n का पावर 2/3, वही मैं लिखने वाला हूं। तो आगे नेक्स्ट टर्म में बच जाएगा माइनस n टू द पावर 2/3। दिस विल बी द एनर्जी रिलीज, जबकि आपकी n ड्रॉप स्पॉन्टेनियसली कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप बनाए। बहुत बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा इस पूरे वीडियो में मैंने सरफेस टेंशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्पेशली सरफेस टेंशन के कारण फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाले इसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर तुम्हें कोई एक बात ध्यान रखनी है तो मैं बोलूंगा प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो उसके साथ एक लेयर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को चिपका हुआ उसमें इंक्लूड कर लेना, तो तुम्हें सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।